नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके साथ कानराज पूनिया और ये अपना पॉलिटिकल पॉइंट है। मैं आप पर यूट्यूब पर मुखातिब हो रहा हूँ और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपसे करना चाहता हूँ। आज मेरा मेन टारगेट आज आने का ये है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कब पढ़ें। आपको मैं बहुत सिंपल बात बता दूं कि 2016 के बाद आप देखेंगे या जनरली 2013-14 के बाद में भी थोड़ा थोड़ा पैटर्न चेंज होने लगा और 2016 के बाद में देखते हैं तो पेपर का पैटर्न कंप्लीटली चेंज कर दिया गया। बहुत सारी बातें हैं जो पहले जो पुराने पेपर्स में थी वो नए में नहीं आ रही है और अलग प्रकार से पेपर बनने लग गए हैं। पेपर बनाने का तरीका जो है वो पूरी तरीके से चेंज है ही है। साथ आपके पास ये लोकतांत्रिक अधिकार भी हैं कि आप उसका ऑब्जेक्शन लगा दें यदि आपका पास में कोई प्रूफ है, यदि आपके पास कोई एविडेंस है जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि आपने जो पेपर का उत्तर बताया है या सवाल का उत्तर बताया है वो सवाल का उत्तर ये नहीं होकर ये है, तो एक्सपर्ट इस बात के डिसाइड करते हैं कि भाई हाँ इस सवाल का उत्तर ये होना चाहिए यदि आपके एविडेंस ठीक हैं, बढ़िया है, वैलिड है। अब एक यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि स्टूडेंट पढ़ते हुए तो वो पढ़ रहा है, बहुत कुछ पढ़ता है और पढ़ने के बाद में जब एग्ज़ाम दे के आता है और कुछ लिख के आता है, वापस आकर वो जब एविडेंस का सवाल आता है तो उसके सामने ये होता है कि साहब एविडेंस तो मैंने तो इस गाइड से पढ़ा था या इस पासबुक से पढ़ा था, या आप कोई ऐसी किताब, ऐसे थिंकर, ऐसे राइटर का नाम बताते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसको एविडेंस नहीं माना जा सकता। और फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। ये हाल ही में एग्जामों में बहुत बार देखी है। मैं कोई राजस्थान की बात नहीं, ऐसा हरियाणा में भी हुआ है, ऐसा यूपी में भी होता है, ऐसा झारखंड एमपी में भी होता है, यूजीसी नेट में भी होता है। अब यूजीसी नेट में थोड़ा सा अलग बात है, वो पात्रता परीक्षा है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, वहां पर आपको पात्रता प्राप्त करनी होती है। चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे किसी स्टेट की स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, चाहे राजस्थान का अभी हाल ही में आयोजित होने वाला सेट हो, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है। आप पात्रता प्राप्त करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम देने के लिए। और जनरली आप बात देखेंगे यदि राजस्थान को छोड़कर, थोड़ा सा राजस्थान का पैटर्न एक अलग है कि राजस्थान में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो पीएससी, हमारा जो स्टेट पीएससी राजस्थान की जो हमारी लोक सेवा आयोग है, उसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। हरियाणा में आप देख लीजिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरा पूछा जाता है, एमपी में है, यूपी में है, बाकी जगह वैसा ही है, सिलेबस लगभग है ना, मैं आपसे कह रहा हूं वो वैसा ही है जैसा नेट में है। इसका कारण है कि जो पात्रता परीक्षा जिसने पास की है उसके बाद तो केवल और केवल मेरिट ही तो बनानी है, तो सेम सिलेबस रखा जाए और जिसने पात्रता पास कर ली है वो एग्जाम दे और एग्जाम देने के बाद में मेरिट बनाकर उसका सिलेक्शन कर दें। बहुत बढ़िया तरीका है, कोई ऐसा है नहीं। अब राजस्थान में नहीं होने का मैं ये नहीं कह रहा हूं, क्यों नहीं है ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के बहुत सारे सब सब्जेक्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस भी अपने आप में इथिक्स का सब सब्जेक्ट है, इथिक्स अपने आप में फिलॉसफी का सब सब्जेक्ट है, तो ये सब सब्जेक्ट ही सिस्टम है। ऐसे तो कंप्लीटली फिलॉसफी है, तो पॉलिटिकल साइंस से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन निकली, पॉलिटिकल साइंस से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स निकली, कोई अलग तो है नहीं। पर कई चीजें हैं जो स्वायत्त कर दी गई, अलग कर दी गई, कईयों को रखा गया, मगर नेट में ऐसा नहीं रखा गया। अब हाल ही में जो एग्जाम हुए
स्टेट्स के, और ख़ासतौर से राजस्थान में बहुत बड़ा एग्ज़ाम था 2nd ग्रेड का, जो अभी कुछ चल रहा है, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपने चरणों को पार कर चुके हैं। अब वो ये विचार कर रहे हैं कि भाई हम किसकी तैयारी करें। जायज़ सा सवाल है, हर किसी के दिमाग में आता है, और जब हम भी पढ़ते थे तो हमारे दिमाग में भी यही आता था कि भाई अब क्या करें। और जो फ्लो बना हुआ है वो फ्लो कायम रखना चाहते हैं, और हम बहुत बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं। एक तो ये पूछते हैं जनरल स्टूडेंट साहब, रीट की तैयारी करें या कॉलेज लेक्चर की करें या स्कूल लेक्चर की करें। अब इस सवाल में मैं एक आपको बहुत सिंपल बात बताऊं, आपके दिमाग में बहुत बढ़िया सवाल आ रहा है जिसमें कोई शक नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि क्यों आ रहा है आपके दिमाग में, मगर यह है कि ये आपके पास में, आप अपने दिल पर हाथ रख के खुद सोचिए कि क्या मैं इतनी कैपेबल हो सकता हूं, इतना तैयार हूं और हो सकता हूं कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर पार कर जाऊंगा। अब मैं 2007 की बात करूं, जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बना तो मेरे सामने भी यही था कि मैं 3rd ग्रेड आरपीएससी, उस समय आरपीएससी 3rd ग्रेड करवाती थी, 3rd ग्रेड की तैयारी करूं, कॉलेज प्रोफेसर की करूं। तो मैंने डिसाइड ये किया कि मैं कॉलेज प्रोफेसर की तैयारी करनी चाहिए। अब इधर 30,000 थी और इधर केवल बैकवर्ड क्लास में 6 पोस्ट थी। अब मुझे 6 में से और 30,000 में से यदि मैं आंकड़ा देखकर करता तो मेरा जी उधर ही जाता, मगर मैंने तय ये किया कि मैं एक हूं और मैं एक में जगह बनाने में सक्षम हूं, और मेरा जब उद्देश्य अंतिम जो है, साध्य जो है वो है ही नहीं ये, तो मैं क्यों ये बड़ी रिस्क लेते हैं। और सीधी सी बात है, कायदा है, हाई रिस्क हाई बेनिफिट, लॉस नहीं होता। एक बात मैं आपको बता दूं, क्यों? क्योंकि आप यदि ऊपर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और खुदा न खास्ता मान लेते आप वहां नहीं अटक पाते हैं, तो जरूर स्कूल लेक्चर में आप पार कर जाओगे। यदि कोई बात नहीं, राजस्थान आप पार नहीं कर पाते, यूपी पार कर लीजिए, झारखंड पार कर लीजिए, एमपी पार कर लीजिए, सब जगह सिलेबस एक जैसा, थोड़ा थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा थोड़ा सा। जैसे हरियाणा की मैं आपसे बात करूं, सेम सिलेबस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिलेबस पर अलग से डिस्कस करूंगा। मगर यदि 10 नंबर एक और 90% जो सब्जेक्ट है और 10% जो है वो एक एबिलिटी जो आपकी है, थोड़ा बहुत जीके है, अवेयरनेस वगैरह है, इससे रिलेटेड सवाल पूछते हैं। और जो मेरा ये मानना है, जो स्टूडेंट 90% पेपर की तैयारी कर रहा है वो 5% उसमें भी लेके पड़ेगा, 95% तो अदर स्टेट का स्टूडेंट कवर कर ही लेता। पर हमारी एक ये रहता है कि हम केवल स्टेट से चिपके रहें, राजस्थान के तो राजस्थान से चिपके रहें, यूपी के तो यूपी से ही करें, झारखंड से तो झारखंड से करें, एमपी का है तो एमपी से करें। नहीं, मैं आपको पहली सलाह ये देना चाहूंगा, आप ऊंचा टारगेट रखें, बढ़िया टारगेट रखें, और किसी भी स्टेट का एग्जाम है आप दें। और मैं आपको गारंटी देता हूं, मेरा हरियाणा लेक्चरशिप में सिलेक्शन हुआ था, 2006 की भर्ती थी उस समय। मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, स्कूल लेक्चर की बात कर रहा हूं। हरियाणा एसएससी एग्जाम करवाती है, वहां पर पंचकुला में है, हरियाणा एसएससी एग्जाम करवाती है। मैं वो एग्जाम दे के आया था और मेरा सिलेक्शन हुआ। पहले एग्जाम हुआ अंबाला कैंट में, और उसके बाद इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन हुआ, मगर उस समय मेरा इधर हो गया तो मैंने यहां ज्वाइन कर लिया। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि मैं यहाँ स्टेट में था, दूसरी बात यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर था और वहां मैं स्कूल लेक्चर था। तो आप इन चीजों को पहले तो अपने दिमाग में ये बात फिक्स बैठा दीजिए कि मैं इसी की तैयारी करूंगा और बस इसी की करूंगा। ये लड़ाई जो है
ये कोई बाहर से मोटिवेशन देने से आपके अंदर आग नहीं लगेगी। आपके अंदर यदि आग लगती है तो वो आपको मोटिवेट करेगी और वही काम आएगी। सच बात तो यह है। इसलिए पहले से आप डिसाइड कर लें। और बहुत सारी भर्तियां अभी हरियाणा की, एक मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, 1535 असिस्टेंट प्रोफेसर की हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की भर्ती निकल गई है। राजस्थान में सेट की बात चल रही है, आने वाली है। एमपी में भर्ती हो रही है, यूपी में हो रही है। एग्जाम देने में क्या है, और अच्छे से तैयारी करो, बढ़िया से। वही चीज है जो हर जगह चलती है। कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको अलग से कुछ पढ़ना होता है, सिलेबस वही है। मैंने कहा एक फर्क है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर में है और हमारे राजस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, पर सेट में होगी और नेट में है, क्योंकि सेट का वही सिलेबस है जो नेट का है। हर 6 महीने में नेट का एग्जाम होता है और कोई बड़ी बात नहीं है। पात्रता प्राप्त करने में तो हम सक्षम हैं, तभी तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, नहीं तो कैसे बने। और नहीं तो पात्रता काम की क्या है। ये बात आप अपने जहन में उतारकर थोड़ा सा आप अपने आप को इस प्रकार से तैयार कर लो। अब एक स्टूडेंट के सामने बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि साहब हम सब समझ गए आपकी बात, मगर एक बहुत बड़ी बात पढ़ने में ये आती है, या हम पढ़ते हैं तब हमारे सामने प्रॉब्लम ये आती है कि हम पढ़ें क्या। क्या पढ़ें। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि कैसे पढ़ें, और तीसरी बात यह आती है कि हम कब पढ़ें। और इसके साथ हम बात करेंगे क्या पढ़ें और कितना पढ़ें। क्योंकि देखो, सफलता के पढ़ने से नहीं मिलती। मैं आपको क्लियर बात बता दूं, आपको यह पता होना जरूरी है कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। क्योंकि हम कई बार देखते हैं हमारे साथियों को कि बहुत कम पढ़ते हैं, पर सिलेक्शन में वो ऊपर होते हैं। इसका कारण यह है कि उसके जहन में, उसके दिमाग में, उसकी रूह में ये बैठ गया है कि मुझे क्या पढ़ना है। मैं आपके बीच आया आज इसलिए हूं, बात मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि हमें पता रहे कि हम क्या पढ़ें, कैसे, कितना, किससे और कब पढ़ें। यह हमारे दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए, तब हम सही पढ़ पाते हैं और सिलेक्शन ले जाते हैं, नहीं तो नहीं ले जा सकते। क्योंकि बहुत सारी पोथी किताबें, मैं कई बार देखता हूं एक स्टूडेंट के टेबल पर 20-25 किताबें रख देता है। थिंकर्स की किताब किसी से कह दो कि साहब वेस्टर्न थिंकर की ये ले आओ, वो 10-20 किताबें वेस्टर्न थिंकर की लाके अपने टेबल पर रख देता है। फिर कहता है साहब ये पढ़े, ये पढ़े, और लास्ट में उसके दिमाग में ऐसा मतलब वो आ जाता है कि वो क्या पढ़े। और एग्जाम आने तक उसके इतना प्रेशर उसके दिमाग पर हावी हो जाता है कि परीक्षा से ठीक पहले उसे लगने लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता। और कुछ प्रोफेसर्स भी ऐसे हैं, गलती में आपको केवल स्टूडेंट की कहीं गलती नहीं, स्टूडेंट कहीं गलत होता ही नहीं। मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा, पता नहीं मेरे स्टार्ट से रहा है, पढ़ने वाला व्यक्ति कहीं पर भी कुछ गलत है ही नहीं, बस उसको ये बताने वाला गलत है कि उसने तो अपने पांडित्यता दिखाने के लिए, अपने आप को ये दिखाने के लिए कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूं, ये दिखाने के लिए उसने 10-15 किताबें बता दी कि ये लिया, ये लिया, वो लिया, वो लिया। और आपने 10 किताब यदि एक थ्योरी की बता दी तो लड़का तो ये सोच रहा है कि सर ने ये किताब के ये ले आता हूं, क्या पता इसमें से आ जाएगा, इसमें से आ जाएगा, और उस जमेले में वो फंस जाता है।
जबकि रियलिटी यह है कि उस प्रोफेसर खुद ने ही वो किताबें नहीं पढ़ी। ये रियलिटी है। और दूसरी बात, जैसे मान लीजिए मेरे जैसा आदमी 15 साल हो गए पढ़ाते, अब 15 साल तो हमने तो भाई ठीक है लाइब्रेरी में बैठे तो भी पढ़ ली, कहीं गए तो भी पढ़ लिया। यदि मान लीजिए कोई टॉपिक किसी किताब से बढ़िया लगा, हमने पढ़ लिया, किताब ही भूल गए किसकी थी। जरूरी तो है हमें हर किताब याद हो, मगर स्टूडेंट के लिए यह जरूरी है कि आप जब तैयारी कर रहे थे तब क्या पढ़ रहे थे, और आज का पेपर का पैटर्न किस बात की मांग कर रहा है, यह बहुत जरूरी है। तो एक तो बात मैं आपसे बहुत सिंपल कहूंगा, बहुत साधारण सी बात जो क्या पढ़ने में कहूंगा, वो ये कहूंगा कि आप विद्यार्थियों अपने जो भी स्टेट और की पढ़े नहीं पढ़े मुझे नहीं पता, राजस्थान की किताबों को मैं ज्यादा बेहतरी नहीं दिखी, मैंने नहीं दिख पाई और मुझे लगी नहीं, मगर जितनी भी एनसीईआरटी की किताबें हैं, जितनी भी किसी भी की तैयारी कर रहे हैं, मैं कॉलेज लेक्चर, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर या इसकी बात नहीं कर रहा हूं, किसी की भी तैयारी करें, आप 6 क्लास से लगाकर 12वीं तक की पूरी एक एक बात को पढ़ने की कोशिश करें। अब यहां एक प्रॉब्लम आती है कि साहब इस किताबों को ही कैसे पढ़ें, तो मैं आपको बता दूं, इन किताबों को विद्यार्थियों ये नहीं पढ़ना है कि आपने किताब ली और पढ़ लिया, नहीं। उस किताब का जो टॉपिक है, जैसे मान लीजिए क्यूबा संकट है, या मान लीजिए केमिकल्स वेपन्स पर है या बायोलॉजिकल वेपन्स पर है, तो क्यूबा संकट को फिर आप क्लियर करिए उस किताब से बाहर जाकर भी, उस किताब एनसीईआरटी के बाहर जाकर भी क्लियर करिए कि देखिए ये चीजें हैं जो क्यूबा संकट के साथ जुड़ी हुई हैं, इसका तात्कालिक कारण ये बन गया, शीत युद्ध के अंदर स्थितियां ये बनी थी, खुश्चेव के सामने ये स्थिति आ गई, केनेडी के सामने ये स्थिति आ गई, और किस प्रकार से जो ऑपरेशन कैक्टस है वो किस प्रकार से काम कर गया, ये पूरी की पूरी बात आपके जहन के अंदर फिर क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने जो बात लिख दी उतना ही पढ़ ले, नहीं, हर बात आपको, और वो हेल्प आपको करता है वो प्रोफेसर करता है। सच बात यह है वो प्रोफेसर ही करेगा, जिसमें कोई शक नहीं। तो इस प्रकार से आपको देखना पड़ेगा कि आप उसको बहुत विस्तृत तरीके से पढ़े, बहुत अच्छी तरीके से उसको यूं खोल कर पढ़ लें उस टॉपिक को कि भाई ये टॉपिक है। जैसे इक्वलिटी, अब इक्वलिटी को कंप्लीटली फिर आप स्टार्ट से थिंक से लगाकर थॉट थियरी को कनेक्ट करके पढ़िए। पहले आप इक्वलिटी क्या है, फिर इक्वलिटी के बारे में किस प्रकार का थॉट रहा है, चिंतन रहा है प्रारंभ में, मध्यकाल में, अभी क्या है, और इसके बाद में उसकी थ्योरी पर पूरी पकड़ जो है वो आप स्टेब्लिश करोगे, तब विद्यार्थियों मैं आपको बताऊं आपका टॉपिक क्लियर होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और दूसरा, समझ पैदा करो, रटने की कोशिश कहीं पर भी मत करो। मैं आपको क्लियर कह रहा हूं, रटना संभव नहीं है। अब कुछ सवाल रटने वाले आते हैं, हाल ही में अभी सिलेबस में बहुत सारे मैंने देखे हैं जो आने लगे। देखो ये ऐसे सवाल, 2-3 सवाल ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली पूरा फैक्ट बेस्ड होता है। आप उस सवालों को, मैं नहीं कह रहा हूं नजरअंदाज करो, मगर उन सवालों पर आपको टारगेट ज्यादा नहीं करना चाहिए। इसके लिए पूरे फैक्ट रटना शुरू कर दो, नहीं, आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, कट ऑफ पर चले जाओगे। आप, मैं बताऊं, आप उसके अंदर आप अपनी टॉप क्लास में चले जाओगे। टॉपर स्टूडेंट 70% नंबर ला रहा है और आप उसमें एक सवाल के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि साहब देखो नियम समिति के सदस्य है वो आपने नहीं बताए थे। कोई नहीं बताएगा, अभी भी नहीं बताएंगे, हम कौन से बताने वाले हैं, आगे कोई हम थोड़े बताएंगे कि नियम समिति के सदस्य ये थे। ठीक है, ऐसा 1-2 सवाल आने चाहिए। ये सवाल भी अपनी जगह अपनी अहमियत रखते हैं, और ऐसे सवाल जो सही होते हैं ना, किसी ने सही नहीं किया, कुछ या टोरे से सही हो गया तो बाकी जगह उसका ऐसे ही लोटा भर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और ऐसे 2 4 5 सवाल एग्जाम पेपर के अंदर किसी का पेपर हो उसी में आएगा, उसमें कोई शक नहीं। दूसरा, बुक्स ही पढ़ें, किताबें ही पढ़ें। कहने का मतलब गाइड कभी भी नहीं पढ़े। मैं आपको एक ही बीमारी है जो हमारे अंदर आ गई है और इस दुकानों पर आ गई है, दुकानों पर गाइडें ही मिलती है। मैंने देखा है अच्छी अच्छी दुकानें गाइडें बेचने लग गई है, किताबें बेचना बंद कर दिया है। इसका कारण है कि हम किताब लाना ही नहीं चाहते। आप गाइड छोड़ दो। गाइड की अहमियत केवल और केवल प्रैक्टिस करने के लिए हो सकती है, वो भी ऑब्जेक्टिव पेपर है तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हमारे कहीं है नहीं। वो प्रैक्टिस कर लो, मगर उसको ठीक नहीं माने, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस में भी कुछ ऑब्जेक्टिव गलत हो सकते हैं। प्रैक्टिस के यूज कर सकते हैं आप, मगर कभी भी गाइड को आप आधार बनाकर अपने नोट्स नहीं बनाए, गाइड को आधार बनाकर आप नॉलेज नहीं स्थापित करें, आप सीखें नहीं उससे, कभी नहीं। कितनी भी अच्छी गाइड, कितने भी, क्योंकि मुझे पता है दुकानों ने ये खराब काम कर रखा है। इसकी किताब पढ़ लो, इसकी गाइड पढ़ लो, इसमें से पेपर आता है। कई तो ये भी कह देते हैं देखो हमारी पहुंच देखो, हम पेपर बनाएंगे, वही आता है। कुछ नहीं है, ये सब और सब। इन चीजों से बाहर निकलना सीख लो। किताब और किताब। अब रही बात किताब कौन सी, क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं जो हमारे लोकल राइटर्स लिख देते हैं, जैसे BL पड़िया की किताबें यहां हमारे चलती है राजस्थान में कई जगह पर, अब या और छोटी बड़ी कई किताबें चलती है। ये पासबुक ही है, इसको पासबुक बोला जाता है बेटा, ये किताबें नहीं कहलाती, ये पासबुक है। जिन्होंने कॉलेज के स्टूडेंट के लिए उस समय के टाइम पास के लिए लिख दिया। बड़ी यूनिवर्सिटीज में ऐसी किताबें नहीं चलती। आप जाके देख लीजिए, दिल्ली जैसे में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जाकर देख लीजिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर देख लीजिए, इनको कोई फॉलो नहीं करता। इसलिए एक ऐसे थिंकर की किताबें पढ़े जो, मैं नहीं कह रहा हूं कि राजस्थान से बाहर के हो गया। हमारे श्यामलाल वर्मा साहब यहाँ के हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के रहे हैं, बहुत बढ़िया थ्योरी की किताब लिखते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे ज्ञान सिंह संधू साहब, उनकी किताब आती है राजनीतिक सिद्धांत। क्या लिखा यार, समझ पढ़ते तो आनंद आता है, जैसा लगता है कि वास्तव में ये पढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ आप BL पढ़िया लेके इसको बैठ जाइए, इन लोगों को ऐसा लगेगा कि इसको खुद कोई पता नहीं वो क्या लिख रहा है, नींद में लिख रहा है। अब मैं कई बार, एक बार मेरे पास स्टूडेंट का मैसेज आया, हाल ही में अभी आया कि साहब राजीव भार्गव की किताब पढ़ लेते। मैंने कहा कौन है ये? भाई मुझे नहीं पता है ना, मैंने नहीं पढ़ा तो मैं सजेस्ट नहीं कर सकता। जिसको मैं पढ़ा नहीं वो सजेस्ट नहीं। मैंने OP गाबा पढ़ा, मैं कहता हूं, लड़के कहते हैं साहब आजकल इससे सवाल कमाते। मैं कह रहा हूं ये पढ़ना पड़ेगा, ये बेसिक बात है। वो समझा रहा है ना, उसकी समझाने की बात जो है, कहने का तरीका है वो बढ़िया है, उसको वो बात समझ में आई हुई। मगर एक टॉपिक जो कवर हो रहे हैं वो किताब एक देख लो, ज्यादा नहीं। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत करके पहले आती थी श्यामलाल वर्मा साहब की, आजकल उच्चतर राजनीतिक सिद्धांत नाम से वही किताब है। कोई किताब कोई फर्क नहीं है, वो दे आओ और उसको आप अपने टॉपिक को सिलेक्ट करो और बाकी चीजें भी पढ़ो, केवल टॉपिक नहीं। अब आप फ्री टाइम में उस समय हर चीज को जोड़कर पढ़ने की आदत डालो, बढ़िया होगा। दूसरा, मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं NCERT बुक्स ही पढ़े। ऐसे बुक्स के लेकर मैंने एक वीडियो अलग से डाल रखा है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरी किताबें बताई है, मगर एक बात मैंने उसमें शर्त रखी है लास्ट में, एक ही किताब लाओगे, 5 6 से नहीं। और आपको कोई किताब नहीं लानी है तो दावा करूंगा तो आपको लगेगा कि ये अपना ही एडवर्टाइज कर रहा होगा, अपनी बातें कह रहा होगा, मगर मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि आप मेरे चैनल पर चले जाइए, वहां बहुत सारे क्लासेज मैंने डाल रखी है, फ्री क्लासेज है उसके अंदर। बाकी ऐप पर आप कोर्स लेंगे तो कोर्स के वो आप देख लेना, इंटरनल आपको पता चल जाएगा। उसमें टोटली मैंने कोशिश की है कि वहां आने के बाद स्टूडेंट को और कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है।
जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया, इट्स ओके। उस टॉपिक को आप वहां से क्लियर कर दो कि ये इससे बाहर नहीं जाना, बस। अब ये दावा मैं यदि खुद का दावा करने से कुछ नए स्टूडेंट जो देख रहे हैं उनको लगेगा क्या पता कैसा है, तो इसके लिए तो आपको वहां ऐप पर जाना पड़ेगा। पॉलिटिकल पॉइंट है ऐप का नाम, तो पॉलिटिकल पॉइंट आप प्ले स्टोर पर लिखोगे तो वहां पर आपको आ जाएगा। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिए और फिर एक एक वीडियो देख लीजिए। आपको कुछ लगता है तो मुझे कॉल कर सकते हैं, ऐप पे ही मेरे नंबर है, आप कॉल कर दीजिए और उससे मुझे पूछ लीजिए साहब इसमें क्या करना चाहिए, मैसेज कर लीजिए, बात कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा एक बात और मैं कहना चाह रहा हूं, जो भी ओल्ड पेपर है, अब यहां ओल्ड पेपर में एक मैं बात आपको जानकारी के लिए बता दूं, 2016 के बाद के तो जितने भी हैं किसी भी स्टेट में हुए हैं, किसी भी स्टेट में, मैंने अभी नवंबर में शुरू किया है ऐप, तो मैंने तो एमपी का अभी टेस्ट हुआ, मैंने 150 सवाल डाल दिए हैं। अभी मेरे पास 200 पे सवाल थे, उसमें मैं अभी डाल दूंगा, है ना, तो मैं तो डाल ही रहा हूं। पर यदि कोई जितने भी, चाहे झारखंड में हुए हैं, चाहे छत्तीसगढ़ में, चाहे हरियाणा में, कहीं भी एग्जाम हुआ है 2000, ऑनलाइन मिल जाता है, नेट पे सर्च करने पर, उसकी साइट पर जाने पर मिल जाता है। आप विद्यार्थियों उस पेपर को सॉल्व करें और एक बात, उसकी अंतिम की देखें। देखो 2 की वहां पर जारी आपको मिलेगी, एक अनंतिम यानी जिस लास्ट नहीं है, और एक अंतिम की को देखकर उसको आप वेरीफाइड माने, क्योंकि प्री की जो जारी की गई है उस की के अंदर तो हो सकता है 2, 4, 5 सवाल का गड़बड़ घोटाला हो। हमारे राजस्थान में 10-10 के हो जाता है ना, तो वहां 5-6 सवाल आपको आगे पीछे मिल जाए तो वो गड़बड़ नहीं करना। फिर आपको लास्ट जो अंतिम की है वो आप, क्योंकि वो की फिर अलग जगह आपका यदि दूसरी जगह जाएगा तो वेरीफाइड मानी जाएगी, सीधी सी बात है। ये हाईकोर्ट की तरह है, एक हाईकोर्ट का डिसीजन जो है वो पूरे भारत में वैलिड होता है ना, वैसे एज ए विटनेस यूज किया जा सकता है, आप जानते हैं। तो क्योंकि ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, कोर्ट ऑन रिकॉर्ड है, तो ये हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये पेपर जो हैं, इनको पुराने जो पेपर हैं उनको आप अच्छी तरीके से, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, एक सवाल पर जो ऑप्शन है उस एक एक पर डिस्कस करिए, उत्तर ढूंढकर केवल टिक टिक करना नहीं है, सवालों पर डिस्कस होना चाहिए। मेरा वीकली टेस्ट हो रहा है अपने ऐप पर, वीकली टेस्ट हो रहा है संडे को, आज जो हर रोज टेस्ट होता है शाम को 8 बजे। अब संडे के टेस्ट पर मंडे को की जारी करता हूं। अभी तक डिस्कस मैंने शुरू इसलिए नहीं किया है कि राजस्थान के जो स्टूडेंट हैं वो ये सोच रहे हैं कि भर्ती आए उसके बाद, और मैं ये भी ये सोच रहा हूं कि जब विज्ञप्ति जारी होते ही मैं उस पर लाइव हर पेपर पर 3-4 घंटे डिस्कस करूंगा। यही काम करेगा बेटा, डिस्कस ही जो है, टॉपिक पढ़ने के बाद उस पर आप घंटे 2 घंटा डिस्कस करिए। और यदि मौका फिर जब हम लोग हैं तो मैं आपके बीच हूंगा डिस्कस करने के लिए, सीधा डिस्कस करूंगा। आप सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा, इसका यह है, कारण यह है, मैं भी सीखूंगा, आप भी सीखेंगे। ये चीजें जो हैं ये आपके अंदर रंग लाएगी, ये रंग भरेगी। मैं आपको बताऊं, ये चमक जो है, नॉलेज की चमक जो है वो डिस्कस से आती है। दूसरा, अपना भी ग्रुप बना लीजिए, 1-2 स्टूडेंट, 4-5 स्टूडेंट का, अच्छे का है ना, जो क्वालिटी का है, क्योंकि इसमें मायने ये चीज रखती है। फिर उसमें आपस में डिस्कस कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये चीजें हैं जो मैं पढ़ने में गलती कर बैठता हूं, ये चीजें हैं जो मैं देखने में गलती कर जाता हूं, ये नहीं कर पाता। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, ये जरूरी चीज है। दूसरा, जो भी पढ़े या जिससे भी पढ़े उस पर पूरा विश्वास करें। जुड़ने से पहले, किताब खरीदने से पहले किताब के बारे में जान लो। किसी से भी कोर्स खरीदने से पहले उसका बैकग्राउंड, उसको पूरी चीज, उसकी हर बात की क्लासेस पढ़ाने का तरीका, उनका पढ़ाने का जो व्यूज, उनके पेपर कैसे बनाता वो तरीके सब देख लो।
एक बार जुड़ने के बाद में आपके पास कोई कुछ नहीं है, फिर आपके अंदर यूं रहता है, फिर वो आप समझौता करने लग जाते हैं, अगर यार जैसे भी मरने तो यार एक बार जुड़ गए तो जो भी हो गया हो गया। नहीं, पूरा परीक्षण करिए, अच्छी तरीके से देखिए। आपके किसी दोस्त ने ले रखा है तो उस दोस्त को पूछिए, फिर उसके अंदर अपने कंप्लीटली, और ध्यान रखें बहकावे में आने की जरूरत नहीं है किसी के भी। चाहे कोई ये कह देता है, भले मेरा कह देता है या किसी और का कह देता है, नहीं, आप खुद देखें, क्योंकि आपकी समझ आपके हिसाब से काम करेगी। आपकी मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही है, आप मेरे से क्यों जुड़े? अब इसलिए थोड़े जुड़ना है कि भाई ये तो बहुत बड़ा प्रोफेसर है। क्या मतलब है प्रोफेसर है कि नहीं है? क्या मतलब है कुछ है कि नहीं है? मैं तो कहता हूं कुछ नहीं है सामने वाला, उसकी बात आपको समझ में आ रही है और वो चीज आपको क्लियर कर रहा है और गहराई से कर रहा है, हर चीज को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहा है, दैट इज ओके। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप ये चीजें बहुत जरूरी चीजें हैं, क्योंकि जिंदगी में हम जब, ये जिंदगी का फैसला है और इसमें आपने यदि महत्वपूर्ण डिसीजन सोच विचार कर नहीं लिया तो विद्यार्थियों परिणाम बड़े खतरनाक हो जाते हैं। इसलिए किसी से भी जुड़े, मैं नहीं कहता कि पॉलिटिकल पॉइंट से ही आप जुड़े, मैं तो कहता हूं जाकर देखें, एक बार देखें, समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि हाँ यस बात तो ये अलग है तो जुड़े। आपको लगता है कि नहीं नहीं ऐसा क्या है इसमें, जहां है वहां जुड़िए, क्या प्रॉब्लम है? पैगंबर तो कोई है नहीं, खुदा की औलाद तो कोई है नहीं जो सीधा कह दे कि मैं कह रहा हूं वही ठीक है। हर आदमी में पढ़ाने का अपना तरीका होता है, हर आदमी का नॉलेज का अपना स्टैंडर्ड होता है। ये बातें पहले सोच कर जुड़िए तो क्लियर है। एक तो एनसीईआरटी आपको अब पहले से तैयार करिए, बुक्स ही पढ़िए कभी भी, और एक की एक पढ़िए, एक किताब बार बार पढ़िए, एक की थिंकर की, एक की थियरी में जो किताब है बढ़िया एक किताब ले आइए और उस किताब को बार बार पढ़िए। बार बार पढ़ने से ही फायदा होगा, एक बार पढ़ने से कोई मतलब नहीं। उपन्यास नहीं है कि आपको बात याद रह जाएगी। दूसरा, ओल्ड पेपर जितने हैं वो आपको जांचें, अपने आप को परखें कि मैं कहाँ हूं, और साथ ही साथ जहां भी आप रहें, जिस ऐप पर हैं वहां आप टेस्ट देते रहें। जैसे मेरा यहाँ है, मैं वीकली 7 दिन का जो हुआ टॉपिक उस पर टेस्ट लेता हूं। जैसे इस बार मान लीजिए अभी जो टेस्ट हुआ, लास्ट टेस्ट हुआ, उसमें मैंने अंबेडकर साहब है, रविंद्रनाथ टैगोर साहब है, रमाबाई है, रमाबाई सरस्वती, पंडिता रमाबाई सरस्वती है, अबुल फजल है, जियाउद्दीन बरनी है, इस पर मैंने एक टॉपिक पढ़ लिया। अब ये बहुत सारे हैं मगर मैंने इसमें, क्योंकि आप जानते हैं कि हर थिंकर पर जोर कितना देना है, अब रमाबाई के बारे में आपको कितना जानना है, ये जैसे सिलेबस में नहीं है, फिर भी थोड़ी बहुत तो जानकारी होनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर बहुत गहराई से जानकारी होनी चाहिए। जियाउल बर्नी के बारे में आपको उस टाइम की सिंपल जानकारी होनी चाहिए। अबुल फजल आपका ज़्यादा नज़दीक आ गया है, इसलिए यहाँ की जानकारी आपकी उससे थोड़ी गहरी होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी चीजें हैं और अच्छी तरीके से इन चीज़ों को आप डालेंगे, पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊं आप बहुत बढ़िया पेपर कर जाएंगे। ये बहुत जरूरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, कहीं पर भी मैं आपसे कह चुका हूं किसी कोचिंग से जुड़े, मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि आप मेरे से ही जुड़े, मगर एक जरूर है कि जहाँ पढ़ना है, जिससे पढ़ना है, उसमें पहले क्वालिटी बहुत अच्छी तरीके से देख ले। और मान लीजिए कहीं आपका समझौता हो गया है, 2, 4, 10, 5 हज़ार का खर्चा हो ही गया है, मान लीजिए हो गया, किसी से आपने खरीद लिया, अब आपको लगता है कि नुकसान तो हो गया तो छोड़ दो। ऐसी रिस्क जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, छोड़ दो, कैसा जो हो गया, भले वो कोई है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भ्रम में नहीं फंसना है, वहां इसमें नहीं रहना है जो अब जो है इसको ही करेंगे ना, हो ही नहीं ना, क्या मतलब है। यहां चीजें जो क्लियर होनी चाहिए वो नहीं हो रही है तो क्या करना है, कोई मतलब ही नहीं। फिर वो भले ही पेपर के बाद
आपके साथ तो मौका जिंदगी में पेपर देने का 1-2 बार मिलता है बेटा। हर रोज थोड़ा ही कि पेपर देते रहो, काम होते रहे। लिखना सीखिए, नोट्स खुद बनाना जरूरी है, खुद बनाइए। एग्जाम से ठीक पहले आपके लिखे हुए पन्ने ही काम आएंगे। हमारे द्वारा तैयार प्रिंटेड पेपर आप तक फेंके हुए कोई काम नहीं आने, मैं आपको बता देता हूं। यदि आपने पेपर्स के साथ नहीं पढ़ा है तो कोई काम नहीं आने। ये मैं आपसे क्लियर कह रहा हूं, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ होगी। आपको खुद आराम से एक एक चीज को लिखिए, आराम से लिखिए, वीडियो पॉज करके लिखिए। हाँ, जैसे मैं पढ़ाता हूं, मैं बहुत ज्यादा बोलता हूं, हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है। जो चीजें आपको लिखनी है वो लिखिए और उसके ऊपर वीडियो के नंबर लगाते जाइए कि साहब इस वीडियो में ये नंबर है, ताकि आपको कभी क्लियर करना हो तो दोबारा कर सकते हो। ये बहुत जरूरी चीज है। अब बात रही कैसे पढ़े। दूसरी चीज, थोड़ी सी जनरली बात कर लेते हैं, बहुत सिंपल बात कर लेते हैं। देखो, इसमें हमारे जो पढ़ने का एक तो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में अलग कॉन्सेप्ट है थ्योरी का, उसको आप कभी पढ़ें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, राजस्थान वाले जो हैं उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे नेट कर रखा है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी आप कर रहे हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है नहीं तो पढ़ना है नहीं, ठीक है। और ऐसे इसमें भी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो बजट है वगैरह है, फाइनेंशियल प्रबंधन है, ये तो चीजें जो हैं ये ऐसे ही फर्स्ट पेपर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आ जाती है। दूसरी बात रही कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स जब भी पढ़ें, मैं आपको एक बहुत सिंपल बात बता दूं, बहुत साधारण बात बता दूं, आप पहले 5 देशों का संविधान जरूर पढ़ लें जो अलग अलग व्यवस्था है, जैसे स्विट्जरलैंड का, फ्रांस का, ब्रिटेन का, अमेरिका का, चाइना का, और इंडिया तो हमारा है ही, वो आपका पहले पढ़ा हुआ है, फिर आप पढ़िए, कंपेयर करिए। कंपेरेटिव में आपके पास वहां की जानकारी होना जरूरी है। पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ने से पहले यूके का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगी कि ये वो बात है। इंडिया का पढ़ लो, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था से पहले अमेरिका का पढ़ लो, पता चल जाएगा ये बात है। ये बहुत जरूरी बात है। कई लोग कहते हैं बाद में पढ़ो, मैं कह रहा हूं पहले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, ताकि प्रैक्टिकली बात पहले समझ में आने के बाद आप थ्योरी को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। पहले प्रैक्टिकल पढ़िए फिर थ्योरी पढ़िए, ये बहुत जरूरी बात है, ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। दूसरा, थिंकर्स की जो बात है, थिंकर और थ्योरी, थिंकर और थ्योरी की मैं एक आपको बहुत सिंपल बात बताऊं, पहले थिंकर पढ़िए फिर थ्योरी पढ़िए। कभी भी पहले थ्योरी पढ़ना मत शुरू करो, थिंकर पहले पढ़िए। और थिंकर में भी देखो 2 थिंकर है, एक है इंडियन थिंकर और एक है वेस्टर्न थिंकर। अब इन दोनों को ही पढ़ने का अलग तरीका है। इंडियन थिंकर जितने भी हैं विद्यार्थियों, वो स्वतंत्र हैं। जैसे गांधी है तो गांधी अपनी जगह है, अरविंदो अपनी जगह है, रविंद्रनाथ टैगोर अपनी जगह है, सब अपनी अपनी जगह है। उसका लंबवत विकास नहीं है, स्वतंत्र है। गांधी जैसे पढ़ रहे हो तो गांधी पढ़ लीजिए। अब उसमें एक बात ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए आपने गांधी पढ़ लिया, अरविंदो पढ़ लिया, रमाबाई पढ़ लिया, या मान लीजिए अंबेडकर पढ़ लिया, तो फिर पढ़ने के बाद आप एक दूसरे का जो स्वतंत्र थॉट है उसको कंपेयर करिए कि ऐसा क्या कारण है कि अंबेडकर गांधी को महात्मा नहीं कहना चाहता, ऐसा क्या कारण है, ऐसी कौन सी चीज है रमाबाई और अंबेडकर में एक जैसी है? क्योंकि दोनों ही बात तो हिंदू धर्म के प्रति जो सोच है वो दोनों की एक जैसी है। दोनों धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, एक जिंदगी के उत्तरार्ध काल में कर रहा है, एक जिंदगी के पहले कर रहा है। दूसरा, उसमें फर्क क्या है? तो आप एक चीज बहुत महत्वपूर्ण मिल जाएगी कि देखो ये महिलाओं के लिए कर रहा है, ये दलितों की बात कह रहा है।
ये चीजें आपके दिमाग के अंदर एक एक पढ़ने पर आप स्वतंत्र को फिर कंपेयर करें। वेस्टर्न थॉट ऐसे नहीं चलता। वेस्टर्न थॉट में आपको 1 2 3 4 5 यूं पढ़ना पड़ेगा, अर्थात लंबवत पढ़ना पड़ेगा। आप पहले प्री थॉट पढ़ने के बाद जब आप प्लेटो में जाएंगे तो प्लेटो के बाद एरिस्टोटल पढ़ना पड़ेगा। एरिस्टोटल के बाद ही आप उसमें सिस्रो पोलिबियस पढ़ सकते हैं, एक्विनस पढ़ सकते हैं। मैकियावेली बाद में मैकियावेली में जाइए। हॉब्स पढ़ने के बाद लॉक पढ़ोगे, लॉक पढ़ने के बाद रूसो पढ़ोगे। बेंथम पढ़ने के बाद ही मिल पढ़ोगे, पहले पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। हीगल पढ़ने के बाद मार्क्स पढ़िए, बात समझ में आएगी। तो कहने का मतलब ये जो थ्योरी है वेस्टर्न थॉट है, ये लंबवत है। इसमें आपको तारतम्यता रखनी जरूरी है, बीच में कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। हम लोगों ने गलतियां करना शुरू कर दिया। क्यों? बेंथम से पहले ह्यूम पढ़ाना चाहिए, ह्यूम पढ़ाते ही नहीं, और डेविड ह्यूम नहीं पढ़ाने के कारण लड़के का सवाल गलत होता है। प्रिस्टले पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ा। फायरबॉक मार्क्स से पहले पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ा। कह देते हैं ये यहां से आया, ये यहां से आया। लड़के को क्या पता चले यहां से आया कि यहां से आया, क्या आया यहां से, कौन था ये फायरबॉक, वो नहीं जानता। वो उस जो किताब लाया है, हमने कह दिया कि आप पीडी शर्मा की किताब ले आई, और पीडी शर्मा आप पढ़कर उसमें तो आपको ये चीज मिलेगी नहीं। वो हेल्प करेगा, वो प्रोफेसर करेगा, वो आपकी हेल्प करेगा। देखिए ये थॉट ये बात कहना चाह रहा है, और जो बात ये ऐसे नहीं समझा रहा है उससे मत पढ़ना, उससे मत पढ़ना, बर्बाद कर देगा वो। इसलिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं कि आप हर बात को बहुत लंबवत तरीके से एक एक करके पढ़ें। हाँ, मान लीजिए उसमें कोई एक आध थिंकर बीच में प्लस का है, कोई बात नहीं, प्लस जोड़ दीजिए, उसको जोड़ दीजिए, उसको छोड़िए मत। आप इसलिए नहीं छोड़े कि आपको एक क्लास एक्स्ट्रा लेनी पड़ रही, नहीं, आप कोई बात नहीं, 5 क्लास एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है, ले लीजिए, मगर उसको छोड़िए मत। ये बहुत जरूरी बात है। वेस्टर्न थॉट में बीच में कुछ छूट गया तो रिक्त स्थान रह जाएगा, शून्यता की स्थिति रह जाएगी, उसे भर नहीं पाओगे और हालत खराब हो जाएगी। पेपर में आपके प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा, क्योंकि अब वो सीधे सवाल पूछने का सिस्टम बंद हो गया। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं ये बहुत अच्छी तरीके। दूसरा, आजकल वेस्टर्न थॉट में जो सवाल पूछने जाने लगे हैं वो कंप्लीटली उसमें फिलॉसफी पूछी जाने लगी है। अब पहले क्या होता था, पॉलिटिकल थॉट, हम प्लेटो पढ़ाते, प्लेटो में पहला न्याय सिद्धांत पढ़ाना शुरू किया, चल जाता था। अब नहीं, अब उसकी पहले फिलॉसफी, इस फिलॉसफी कंपलसरी। यदि आपको उसकी फिलॉसफी का पता नहीं है, एरिस्टोटल की फिलॉसफी का पता नहीं है, उसके कारणता सिद्धांत को नहीं जानते हैं, थ्योरी ऑफ आइडिया को आप प्लेटो की नहीं जानते हैं, प्लेटो पढ़ना बेकार है, कोई मतलब नहीं है। वो आपको जो बना रहा है वो केवल बना रहा है। टाइम गया बेटा, वो पहले टाइम जो किताबों में लिखा पढ़ा है, पढ़ा होगा। अब बात बहुत आगे निकल गई। इसलिए फिलॉसफी हरेक की फिलॉसफी, वो सोच क्या रहा है, और ऐसी सोच के कारण वो ये बात इस्टेब्लिश करना चाहता। हम इस्टेब्लिश कर रहे थे इतने दिन तक, नहीं, आप पहले उसकी सोच का पता करो, फिर थे अपने आप हो जाएगा, उसमें गड़बड़ी नहीं। आपको यदि सोच पता है, और ये चीजें आप एरिस्टोटल, प्लेटो है वगैरह, कोई जो मैंने थॉट पढ़ा है उसमें देख लीजिए, आपको लगेगा कि हाँ बात तो ये ठीक है, बात वही कह रहा है जो उसकी फिलॉसफी है। और सवाल आजकल बेटा फिलॉसफी से पूछने लगे, अब वो बातें गई। दूसरा, इंडियन थॉट में एक मैंने चेंज बहुत बड़ा देखा है, इसके अंदर जो सवाल आने लगे हैं वो मीनिंग के आने लगे हैं, क्योंकि इनकी ज्यादा फिलॉसफी गहरी नहीं है। इंडियन थॉट की फिलॉसफी, जैसे अरविंद की बहुत गहरी फिलॉसफी है, मगर जैसे आप मान लीजिए सर सैयद अहमद खान को पढ़ेंगे तो उनकी कोई फिलॉसफी नहीं है, मूल फिलॉसफी नहीं दिखेगी आपको कि भाई वो ऐसी कोई बात कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा रिफॉर्मर, क्योंकि हमारे इंडियन थिंकर जो है, इसका कारण है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं इंडिया में अच्छे नहीं, इंडियन जितने भी हमारे चिंतक हैं वो रिफॉर्मर हैं, वो सुधारक हैं, सुधारक, समाज में सुधारक की बात कर रहे हैं, किस प्रकार से राजनीति में सुधार हो सकता है, ये बात करने वाले हैं। फिलॉसॉफिकल बहुत कम रहे हैं, है ही नहीं। जैसे मान लीजिए
एक छोटी सी, आप अरविंद को पढ़ोगे तो वहाँ आपको लगेगा कि ये फिलॉसफी की कुछ बहुत गहराई की बात कर रहा है, या टैगोर को थोड़ा पढ़ोगे लगेगा कि यहाँ कुछ फिलॉसफी है, क्योंकि वो नव्य वेदांत है उनका, वेदांत दर्शन का। बाकी जगह तो उन्होंने उस समय की स्थितियों से वो उद्वेलित है, वो चाहते हैं कि भारत माँ को स्वतंत्र करें या जो भी है, उनमें एक सुधारक, रिफॉर्मर की जो बात है वो नजर आती है। जैसे अंबेडकर के दिमाग में यदि सोसाइटी बैठ चुकी थी, समाज में असमानता उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम नजर आ रही थी, तो उस अनइक्वलिटी को ही उन्होंने टारगेट किया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को टारगेट नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अलग बात है, इससे पहले ये लड़ाई जरूरी है, ये प्री होगी, ये प्री हमारे लिए जरूरी है, उसके बाद पोस्ट जो है वो बात अलग है कि राजनीति लड़ाई लड़ी जाए। तो वो अपनी एक सोच है। तो ये रिफॉर्मर है, इंडिया में ज्यादातर थिंकर रिफॉर्मर है, इसलिए उनकी सोच आपको ऐसी नहीं दिखेगी। वेस्टर्न में टोटली उनकी एक फिलोसॉफिकल बेस है, उस पर चले। ये रिफॉर्मर नहीं है, सुधारक नहीं है ना। इनकी फिलॉसफी जो है एज प्रॉब्लम, इन्होंने क्या किया है, पहले प्रॉब्लम क्रिएट की फिर चले। और हमारी तो क्या है कि एक एक फिलोसोफर कंप्लीट लाइफ फिलोसफी है, कंप्लीट फिलोसफी है उसकी। गांधी ने पूरा बता दिया जिंदगी में ये होना चाहिए, बस वो गांधी कह रहा है इट्स कंप्लीट, अंबेडकर कह रहा है इट्स कंप्लीट। अब अंबेडकर का थोड़ी सी बात है, वो ये जरूर कहते हैं कि हर आदमी हर काम नहीं कर सकता, जरूर नहीं एक आदमी एक ही अच्छा काम कर सकता, ये उनकी अपनी बात है। तो एक तो थिंकर में ये ध्यान रखना, वेस्टर्न पढ़ने का तरीका अलग है, इंडियन अलग। दूसरा मैं आपको बताऊं, मेरे ऐप से यदि आप पढ़ते हैं तो एक बात ध्यान रखें, पहले आप, मुझे कई बार लड़के कहते हैं साहब ये नोट्स हमें समझ में नहीं आते, आपके जो नोट्स दिए हुए वो हमें समझ में बहुत कम आते हैं। एक कारण कम आने का कारण क्या है कि आप सीधे नोट्स पढ़ रहे हैं, नहीं आएंगे समझ में। आप नोट्स पहले प्रिंट निकाल के सामने रख दीजिए, कहना मान के रख दीजिए, और उसके बाद वीडियो देखना शुरू करिए, आपको पूरा का पूरा नोट्स आपके कलेजे में उतर जाएगा कि हाँ अब बात ये बात है। क्योंकि ऐसे थोड़े कोई मैंने कोई किताब थोड़ी लिखी है आपको समझ में आ जाए, क्योंकि मैं वो नोट्स नहीं दे रहा हूं आपको जो ये दुकानों पे इधर उधर से कॉपी पेस्ट किए हुए दे रहा है, नहीं, मैं मेरे खुद हाथ के बने हुए हैं। और अभी तो मैं टाइप करवाने में लगा हुआ हूं, यदि टाइप हो जाएंगे बहुत जल्दी, मैं वादा नहीं करता हूं किसी भी चीज़ का, क्योंकि स्टूडेंट से मैं चाह रहा हूं कि मैं स्टूडेंट को अपेक्षा से ज़्यादा दूं। अब जब आ जाएंगे मैं उनको दे दूंगा, पर जो मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स है उसको आप सामने रखो, फिर उसको सुनो। जिस वीडियो के है उसके सबके अलग अलग पीडीएफ है, उसको डाल दीजिए। अब जैसे मान लीजिए अरिस्टोटल की लाइफ है, उसमें तो कोई मैंने है नहीं, क्योंकि वो कोई थॉट है नहीं, उसको आप ऐसे ही समझना है। तो जो चीज़ें सामने रखो और फिर उसको एक एक करके देखते जाओ। जैसे वैसे नोट चलेगा वैसे वैसे वीडियो चलेगा, ये हमारी खास बात है, यह आपको यहां देखने को मिलेगी। मैं वो काम नहीं कर रहा हूं जो नोट्स कहीं से दे दो, अरेंज कर दो, बहुत सारे पेपर डाल दो, 3-4 पन्ने दे दो, छोरे को पजा के छोड़ दो ताकि वो जिंदगी भर वो तो कम से कम खड़ा हो ही नहीं। कह देंगे देखो ये सवाल यहाँ से आया ना, अरे तो 5,000 पन्ने दिए भाई, कौन से तुम 300-400 पेज, 800 पेज, 1000 पेजों से तो आने ही, फिर क्या इससे बाहर जाना है? उसमें एक सिंपल सिस्टमेटिक जो है वो मेरा है, आप उसमें देखिए, आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसे नहीं, इसमें ये चीज़ें हैं, वो बहुत जरूरी। दूसरा, जितने भी थिंकर पढ़े आप उसमें पीछे वाले से आगे वाले को कंपेयर करें, एक एक कंपेयर करें, और कंपेरेटिव जो कर रहे हैं वो अपनी स्टडी को अब लिखने की कोशिश करें कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, ये कंपेयर करना चाह रहा हूँ, ये बहुत जरूरी चीज़ है। भारतीय दर्शन की शब्दावली को पढ़ें बहुत अच्छी तरीके से। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, मोक्ष क्या है, धर्म क्या है, राजनीति क्या है, राज्य क्या है, समाज क्या है, वर्ण क्या है, हर की अपनी परिभाषा है। उस चीज़ों को जो हमारी सोसाइटी के आसपास ज़्यादा घूम रहा है, उन चीज़ों को आप शब्दावली को स्पष्ट करने की कोशिश करें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। सवाल पूछेगा धर्म क्या है और आप धर्म का अर्थ कुछ और संस्थागत धर्म के लेके बैठ जाओगे। अब संस्थागत धर्म के तो टैगोर भी विरोधी रहे हैं, नेहरू भी विरोधी रहे हैं, मगर धर्म तो अपने तरीके से वो व्याख्या कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत जरूरी चीज़ है, बहुत। और एक मैं और आपसे एक गुजारिश करूंगा, आपको याद रहे तो, कि पब्लिक एड को ज़्यादा गहराई देने की जरूरत नहीं है, मेरा ये मानना है, मैं ये मानता हूं। इसका कारण है
कि जो राजस्थान वाले हैं उसको तो एलिजिबिलिटी लेनी है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, पब्लिक एड बाकी जो एग्जाम है बाकी वाले, वो पब्लिक एड के टॉपिक टू टॉपिक इस प्रकार से तैयार कर लो, इसमें गलत होने की संभावना नहीं होती है सवालों की, क्योंकि ये न्यू है। इसका कारण मैं बता रहा हूं। आप कहेंगे साहब ऐसा क्यों? क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में पैदा हुआ वुड्रो विल्सन का सब्जेक्ट। इससे पहले तो कोई पब्लिक एड जैसी कोई बात नहीं थी, तो इसमें आपको ज्यादा गहराई देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब पॉलिटिकल साइंस तो आप जाओगे तो फिर ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो, जैसे जैसे गहराई में उतरोगे उतरते जाओ। मगर यहां इतनी गहराई है नहीं, ये कुआं छोटा ही है, इसलिए इसमें थोड़ा सा, क्योंकि जहां छोटा है इसका मतलब यहां हमारी संभावनाएं सफलता की ज्यादा रहती है, इसलिए इसको नजरअंदाज मत करिए, बड़े बेहतरी से इसको तैयार करिए, ताकि क्या है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सवाल तो, और दूसरे ये सवाल आपका टाइम बहुत कम खाएंगे, दूसरे में टाइम लग सकता है समझने की कोशिश, जो थ्योरी है, थिंकर है, वहां आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, एक लाइन को 3-3 बार पढ़ना पड़ेगा, तब आप उत्तर दे पाओगे। यहां आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। ये बहुत बढ़िया बात है, इसमें फैक्ट भी मायने रखते हैं, है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में फैक्ट है, किताबें हैं, ये थोड़ी सी मायने रखती है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है ना। एक एक बात को मेरे ख्याल से ध्यान रखोगे तो बढ़िया हो जाएगा। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को आप जब पढ़े तो मैं आपको बताऊं, थियरी इसकी ज्यादा गहरी नहीं है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। थियरी से सवाल आते हैं, बढ़िया सवाल आते हैं, तो वो यथार्थवाद और यथार्थवाद के बाद जो है नव यथार्थवाद वगैरह, इनसे सवाल बनते हैं। बाकी जैसे खेल सिद्धांत है वगैरह है, ये तो वही चलेंगे, और यहाँ भी हैं, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, समझ में अच्छी तरीके से आ जाता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं। अब प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अभी मैंने देखा है, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में बहुत गहराई से सवाल आने लगे, और बहुत गहराई से मतलब मेरा यह है कि इतने अच्छी तरीके से उन्होंने सवाल पूछना शुरू कर दिया। जैसे वर्ल्ड के हम यदि ऑपरेशंस की बात करें, मिशंस, तो जहां जहां इंडिया उसके अंदर इंक्लूड था, 49 मिशंस यूएनओ के हम इंडिया इंक्लूड है, उसके अंदर रहा है। अब 49 मिशन को तो हम रट नहीं सकते, मगर उसमें कुछ ऑपरेशंस बहुत बेहतरीन रहे हैं, जिसमें इंडिया की अपनी पहचान रही है। जैसे कोरिया का मिशन हो, जैसे मान लीजिए डियोगो ग्रेशिया का मामला हो, जैसे मान लीजिए सियरा लियोन का मामला हो, जैसे ऑपरेशन खुकरी आप कहते हैं। अब ऑपरेशन खुकरी भी आपको पता नहीं है, जहां इंडिया की बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, आपको पता, राजपाल पूनिया, इस ये मत सोचिए मैं पूनिया इसलिए बात कर रहा हूं, वो मेजर जनरल राजपाल पूनिया के नेतृत्व में ही हम वहां पर थे, जिसको यूनाइटेड नेशन मिशन फॉर सियरा लियोन जिसको कहते हैं, जो ऑपरेशन खुकरी कहलाता है, जहाँ पर हमारी, आपको पता होगा, 99 में मिलिट्री गई थी, 2006 में वापस आई थी, और एक बहुराष्ट्रीय एक ऐसा मिशन था जिसमें इंडिया की इमेज बनी, और इमेज भी क्या जबरदस्त, इंडिया के सैनिकों ने वहाँ के जो अराजकतावादी तत्व थे उनसे जबरदस्त लड़ाई लड़ी उन्होंने। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, 4 देशों की सेनाएं थी उस ऑपरेशन, मगर इंडिया की अपनी एक पहचान थी। और राजपाल पूनिया तो हम लोग तो क्या है कि ऐसे हैं कि उसने वो जाकर वहाँ बैन बिठा दिया, आपको पता होगा, उस सिस्टर ने उसको धोखा दिया था, जिसको बैन मान रहा था उसी के ही, और फिर धोखा तो क्या दे, फौजी तो फौजी होता है, तो उसने अपना, आपको पता है, बहुत महत्वपूर्ण एक मतलब हमारा मिशन था, आपको कहने की उसमें कोई है नहीं ऐसा कोई ये किस प्रकार। ऐसे ऑपरेशन खुकरी जो है वो एक रेस्क्यू ऑपरेशन था, जो इंडियन बटालियन 1 जो थी हमारी, उसने किया था। वो एक बढ़िया 15 जुलाई का मिशन है, वो आपको ध्यान। अब ऑपरेशन खुकरी पूछे कहाँ से, आपको पता नहीं है, फिर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आपने कहाँ पढ़े मुझे बताओ, फिर तो आपने पढ़ा ही नहीं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, मजाक पढ़ा रहे। जितने ऑपरेशंस में इंडिया इंक्लूड रहा है, जिन संस्थाओं में इंडिया इंक्लूड रहा है, जहां पर इंडिया का रोल रहा है, वहां तो भाई बेहतरी होनी चाहिए। और बाकी जानकारी आपको सामान्य जो आपके टॉपिक की है वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी चीज है। जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन से सवाल पूछेंगे तो गहरा पूछेंगे, और यूरोपियन यूनियन से पूछेंगे तो इतना गहरा नहीं जाएगा।
वो आपको, मैंने कहा ना, क्या इससे पढ़ना है, ये बहुत जरूरी है। तो कई लोग क्या करते हैं, ईयू लेके बैठ जाते हैं, 3 दिन पढ़ते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन 1 दिन में पूरा करते हैं, जबकि गुट निरपेक्ष आंदोलन को 3 दिन देने चाहिए, ईयू को 2 घंटे ही देने चाहिए। ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो आपको एक एक करके बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसे तो आप जानते हैं कई चीजें हैं जो उससे रिलेटेड भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपसे ये पूछ ले भाई ऑपरेशन खुखरी किसकी बुक्स है, अब ये तो पूछ ले तो किताब तो फिर ध्यान रखनी ही पड़ेगी भाई, राजपाल पूनिया और उसकी मिसेज की हैं, या मान लीजिए उस पर पिक्चर हाल ही में फिल्म बनाई गई ऑपरेशन को, जिसमें आपको किसने उसमें वो खान है ना, मैं नाम भूल जाता हूँ, हीरोइन मेरे नाम नहीं, शाहरुख खान, उसकी भूमिका है उसके अंदर, आशुतोष की पिक्चर है ऑपरेशन खुखरी। अब ये चीजें ना, ये मजेदार बना के पढ़ो, किसी चीज को आप उसको फिर जोड़ के, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बहुत मजे का सब्जेक्ट है, बहुत मजे का सब्जेक्ट है, इसलिए उसको आप उस तरीके से पढ़िए, आपको मजा आएगा और पढ़ने वाले को भी मजा आना चाहिए और आपको लगना चाहिए मैं पढ़ रहा हूं, ये बात बहुत जरूरी है। अब देखो कब पढ़े, अब आप यदि आपके सामने पेपर नहीं है तो आप हर चीज को बहुत गहराई से पढ़े, एंजॉय के साथ पढ़े, ज्यादा से ज्यादा फ्री बैठकर, एक तरफ बैठकर आप आराम से उन चीजों को पढ़े। किताब पढ़ रहे हैं तो भी आप आराम से बैठकर पढ़े, उनको ढूंढें, बीच में कोई शब्द आ गया उस पर गूगल को सर्च कर लें, कहीं पर मीनिंग ढूंढ लें, कहीं कुछ कर लें, मगर ध्यान रखना गूगल फैक्ट नॉट वेरीफाइड, वो उसको आप आधार नहीं बनाए, उससे आपका मीनिंग स्पष्ट हो जाए। कोई सवाल आया, मान लीजिए कोई शब्द आया और उस शब्द को आपको लगता है कि इसका मीनिंग क्या है, तो आप उसका मीनिंग जरूर ढूंढ लें, क्योंकि वो आपके हेल्प करेगा। एक सहयोगी बनाना है, मूल नहीं बनाना है उसको, है ना, मूल किताब ही रहनी चाहिए, ये बात में आपको ध्यान रखना है। दूसरा, कहीं पर भी किसी से भी पढ़े, उसमें पढ़ते समय कहीं भी आपको कंट्रोवर्सी लगती है कि ये बात यहां ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, कोई पढ़ा रहा है, तुरंत पूछिए साहब ये ऐसे आपने कंट्रोवर्सी की बात की है, ये सोच तो आप ऐसी बता रहे हैं, ये ऐसे कर रहा है। यदि आपसे सीधा संपर्क यदि आपके प्रोफेसर से नहीं है तो मैं बताऊं YouTube का वीडियो है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं है। और यदि आपकी प्रॉब्लम है तो आप तुरंत, आपका प्रोफेसर आपसे संपर्क कर रहा है, यह बेनिफिशियल है आपके लिए। पता नहीं, मैंने ये देखा है, मैं 1 महीना हुआ है इस ऐप पर आए हुए, और 1 महीने में मेरे पास जो भी स्टूडेंट्स के फोन आते हैं, जानते हैं मेरे स्टूडेंट जितने भी हैं, यदि उसने कॉल भी कर दिया है, मैसेज कर दिया है और मुझे लगता है इस पर जवाब देना चाहिए, मैं तुरंत देता हूं। दूसरा, एक बात मैं बहुत स्पष्ट आपसे कहता हूं, जब भी आप यदि मेरे ऐप से जुड़े हुए हैं तो आपको वॉइस मैसेज भेज दो, आपको लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं, मुझे वॉइस मैसेज अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, और लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई सवाल लिखने लायक है तो लिख के भेज दीजिए, फोटो खींचने लायक है तो फोटो खींच के भेज दीजिए, और वॉइस आप यदि उसको स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, लिखने में आपको प्रॉब्लम, वॉइस भेज दीजिए, मैं आपको वापस उसका जवाब मेरी वॉइस से आ जाएगा आपके पास, या रिटर्न लायक है तो रिटर्न आ जाएगा, या कोई फैक्ट लायक है और आप वेरीफाइड करना चाहते हैं तो उसको वेरीफाइड के साथ भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बहुत जरूरी है, आपका टीचर आपसे सीधा संपर्क में होगा तब आपको बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा कोई बेनिफिट नहीं मिलना है। मैं कई जगह देखता हूं, फोन कोई उठाता है, बात कोई करता है, जवाब मिलते नहीं है, उसको पता नहीं है, सराएंगे, बात कराएंगे, अब बाहर है, अब वहां है, वहां नाटक करते हैं, कुछ नहीं है। सर तुमसे मिल नहीं सकते, सर तुमसे बात नहीं कर सकते, तो ये क्यों फिर ये हमें क्यों फंसा के रखा है। बहुत जरूरी बात है, सीधा आपसे टीचर से सीधा रिलेशन होना चाहिए और सीधी बात आप उनसे कर सकें, सवाल पूछ सकें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एक बात। दूसरा, ईयरफोन लगा के नहीं सुने, जब भी आप पढ़ें ईयरफोन कानों में डालकर, एग्जाम के दौरान भले ही महीने भर आप पढ़ा ये खराब कर देना कान, मगर अभी नहीं, अब आप आराम से खुला रखकर फोन पढ़ उनको और सामने रखकर पढ़िए, कान खराब हो जाएंगे और इसकी वाइब्रेशन से माइंड पर भी असर पड़ता है, याददाश्त कमजोर होती है,
मैं देखो हमारे लिए हेल्थ बहुत प्राइमरी है, मैं ये मानता हूँ। कई लोग कहते हैं ईयरफोन लगा के नोट्स लेके फिर पढ़ो ना, लिखो, नोट्स लिखो, सामने फ़ोन खुला रख दो, वॉइस तेज कर लो, और यदि आपको वॉइस कम आ रही है तो आप उसको थोड़ा सा स्पीड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आजकल मुझे पता है ये फ़ोन में प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया बढ़िया आजकल तो यूँ ज़बरदस्त डीजे की तरफ बजते ही, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो आप ऐसे पढ़ना कोशिश करें। ईयरफोन नहीं लगा है ना, मैं देखो मैं जो है, हो सकता है मेरी बात में प्रैक्टिकल बात ज़्यादा करता हूँ, मैं थियोरी में विश्वास नहीं करता, और मेरा ये मानना है कि ऐसा होना भी नहीं चाहिए। एक ही किताब को अभी जो है आप 3 4 5 बार पढ़ के सेल्फ अपने बना लीजिए, ताकि जब एग्जाम आए तब आपको तुरंत उसे रिपीट कर सकें, तुरंत उसे देख सकें, तुरंत रिवीजन कर सकें, और आप अपने नोट्स का ही रिवीजन करें। मैं आपको बता दूं, यदि मेरे नोट्स भी आपके पास हैं, उस पर आपको नोट्स के साइड में जो हाशिया छोड़ रखा है उसके अपने हाथ से लिख दीजिए चीज़ें, उन हाशिए पर अपनी चीज़ें लिख दीजिए, ताकि आपको उसी दौरान उसको टिक करने किया और काम खत्म। ये बहुत जरूरी चीज है। पेज के लालच नहीं करें, पैसे को पैसा समझें, जहां भी दें वहां अच्छी जगह दें, आपके काम आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब तक आपको किसी चीज की बात समझ में नहीं आ रही है कि ये बात क्या है, आप उन चीज को वहां छोड़ दें, अपने आप में जबरदस्ती उसके साथ नहीं करें, और टीचर से संपर्क करें, कहें कि सर ये बात हमें समझ में नहीं आई, आप इसको क्लियर करें, क्योंकि ये आपका काम है, हम इस पर क्या कर सकते हैं, हमारे को ये बात आपकी समझ में नहीं आई सर। टीचर आपकी बात को, अपनी बात को वहां तक पहुंचाने की कोशिश करेगा, पक्की बात है, मैं आपको गारंटी देता हूं, मेरी तो, और बाकी देखो आपकी मर्जी है। पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते बीच में दबाव महसूस हो रहा है, लग रहा है कि याद नहीं हो रहा है, दिमाग में कई बार ऐसा होता है, तो 2-3 तरीके हैं, चाय पीजिए। और लड़कियां जो भी हैं, मैं आपको कह दूं, चाय पीने से कोई काढ़ा वाड़ा नहीं होता है, काढ़ा होता है आदमी टेंशन से, नौकरी और खुशी से आदमी गोरा होता है। इसलिए मैं आपको एक ही बात बता दूं, काढ़ा गोरा हमें कोई लेना देना नहीं है, बनना की कोई मतलब नहीं है। फिर भी एक इच्छा हर आदमी की ये क्या है कि वो अंग्रेजों की पता नहीं हमारे अंदर एक फोबिया छोड़ के चले गए। तो यदि आदत है तो चाय पीना शुरू करें, चाय पिए। जब भी आपको लगता है कि अभी चाय पिए, शेड्यूल फिक्स रखने की जरूरत नहीं है, मन जब होता है तब पढ़ें, आधी रात को उठ के पढ़ना है तब पढ़ें, सुबह जल्दी पढ़ें, शाम को पढ़ें, कभी पढ़ें, मगर तय कर लीजिए कि मुझे पढ़ना है और ये चीजें मुझे क्लियर करनी है। मुझे आज सर से 2 सवाल पूछने हैं, बस पूछने हैं, एक सवाल पूछना है आज इससे रिलेटेड, मैं पूछूंगी, मगर ध्यान रखें यूं नहीं कि अब मर्जी है उसमें स्पष्ट ही हो ना, आप पूछें तो फिर मेरा लोड नहीं बढ़ा है ना। आप कई बार हम एक एज ए पार्ट ऑफ फैमिली जैसे हम चलते हैं वैसे देखे है ना, ये करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि भाई अब तो हम क्या है, चलो यार 2-3 ठोक देते हैं सवाल, उनको पता तो चले कितनी करता है, देख लेते। तो मुझे तो कोई ज़्यादा नहीं है कि मैं मिलेगा तो मैं तो 1 घंटा और एक्स्ट्रा देना है मैं दे दूंगा, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट कितने सवाल पूछ सकता है। मगर आपको इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो बात समझ में नहीं आए, आपको लगता है कि ये चीज़ नई है तो आप ज़रूर उसमें डाल दें, मैं उसके बारे में आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हाँ, बीच बीच में जब मनोरंजन करना हो तो भले कपिल शर्मा शो देख लो, 2-3 बार देख लीजिए, टिक टिक कर लीजिए, लगता है फिर मूड फ्रेश हुआ, फिर पढ़ने बैठ जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, है ना। मैं आपको एक बहुत सिंपल बात बता दूं, पढ़ने वालों के दिमाग में इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं होता। आप कोई चीज़ बीच में मान लीजिए जच गए, यार 2 मिनट देख लेते हैं, पिक्चर देख लेते हैं बढ़िया, मगर ध्यान रखें बढ़िया चीज़ देखें, दिमाग हमारे काम आए ऐसी देखें, या मनोरंजन हो जिससे खुशी हो ऐसी चीज़ देखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आजकल हमारी पहुंच है, बहुत आसान है, तो उस आसान पहुंच का आसान तरीके से यूज करें, ज़्यादा जरूरत नहीं है। परीक्षा की डेट आने के बाद पूरी तरीके से अपने टॉपिक और सब्जेक्ट को कवर, अभी सब्जेक्ट ही पढ़े, जीके पढ़ने की जरूरत नहीं है। कई लोग जीके फर्स्ट पेपर का क्या होगा, अरे भाई पहले तो ये तो कर लो, सब्जेक्ट ही पढ़े,
प्रोफेसर बनना है सब्जेक्ट पर ही टारगेट करें। एग्जाम में भर्ती आने के बाद जीके पढ़ना शुरू करें, पहले नहीं। जो लोग पीजी कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं और यूजीसी नेट की असिस्टेंट प्रोफेसर की या किसी लेक्चर की तैयारी करना चाहते हैं, मैं उनको एक सलाह दूंगा मेरी ओर से। वो मेरा जो यदि मेरे वेब से खरीदना चाहता है, तो कह नहीं रहा हूं, यदि खरीदना चाह रहा है तो वो यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कोर्स है उसे खरीदें, क्योंकि उसमें मैं टोटल वीडियो डाल रहा हूं। आप हरियाणा पीएससी का खरीदोगे तो उसमें हरियाणा का ही मिलेंगे, एमपी का खरीदोगे तो एमपी का मिलेंगे, झारखंड में झारखंड का मिलेंगे, आपको स्कूल लेक्चर में स्कूल लेक्चर का मिलेंगे। मगर जो वीडियो, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि जो क्लासेज, जो अभी कोर्स एक चल रहा है नेट, यूजीसी नेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर का साथ में, उसमें ऑल वीडियो जाएंगे, ऑल सब डालूंगा मैं। तो मैंने तय कर लिया कि एक ऐसा कोर्स बनाया जाए जिसमें टोटल पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हर चीज जाए, मिली हर चीज उसमें रहे, ताकि स्टूडेंट यदि कोई चाह रहा है कि मैं तो आराम से देखूं तो देखें। 2 साल तक आपको पता है वैलिडिटी है अपने कोर्स की, 2 साल तक कोई किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि एग्जाम आपका आगे खिचकता है, मान लें आगे खिचकता है, तो मैं वैलिडिटी बढ़ा दूंगा। दूसरी बात, कई स्टूडेंट के मेरे सामने ये सवाल आ रहा था कि सर एग्जाम आप कह रहे हैं हम एग्जाम में कोर्स पूरा कराएंगे सितंबर तक, तो एग्जाम जुलाई में हो गए, तो मैं उस समय यदि एग्जाम जुलाई में हो जाते हैं या जून में आ जाते हैं किसी के, तो विद्यार्थियों उस सिलेबस को मैं टारगेट, क्योंकि सब जो एक तो वो सिलेबस है जिस पर पूरे वीडियो जा रहा है, उसमें मैं टोटल वीडियो जो है वो छोड़कर उस सिलेबस से, जैसे राजस्थान की भर्ती आ गई, मान लीजिए सेट की आ गई, तो उसमें तुरंत मैं फिर रोज के 2 वीडियो 3 वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। 2 वीडियो जाए, 3 घंटे क्लास जाए। अभी 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास आ रही है, 5 दिन, 2 दिन टेस्ट है, 1 दिन टेस्ट होता है, दूसरे दिन की जारी होती है। ये हमारा शेड्यूल रहता है अभी, क्योंकि नॉर्मल टाइम चल रहा है। मगर जब डेट आ गई, भर्ती आ गई, तो क्लियर बात है आपको टाइम पे सिलेबस कराना ही कराना है, वो काम मेरा है, मुझे करवाना पड़ेगा। उसमें आपको भी मेहनत ज्यादा करनी है मुझे। मगर ध्यान रहे, एग्जाम हो भले ही एक अभी जाए, आपके पास ये कोर्स 2 साल तक रहना है, इससे पहले वापस नहीं होना है। हाँ, एक बात ध्यान रखना, 2 साल में एग्जाम हो गया फिर आपके पास नहीं रहेगा। और यदि आपका एग्जाम आगे जाता है तो इसके लिए दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं है, ये वैलिडिटी के साथ आपके साथ रहेगा। जितना मैं कोर्स करवा रहा हूं उसी दौरान जितने भी टेस्ट चल रहे हैं, डेली जो टेस्ट चल रहे हैं, मतलब वीकली टेस्ट चल रहा है, टेस्ट कंप्लीटली फ्री है। फ्री का मतलब आपके उसमें फीस में इंक्लूड है, कोई ऐसा नहीं दुकानदारी की टेस्ट का अलग पैसा, नोट्स का अलग पैसा, इसका अलग पैसा, उसका अलग पैसा, नहीं, एक ही है। टेस्ट भी उसी जगह आएगा, आप देख लीजिए। स्कूल लेक्चर में जो टॉपिक नहीं है फिर भी मैं उसमें टेस्ट डाल रहा हूं, कोई देख रहा है, अभ्यास कर रहा है, अभी टाइम है उनके पास, तो टाइम है, तब तक तो आप आराम से पढ़ो। और जब आपके पास डेट आ जाती है तो आपको करना ही है, ये बात तय है। पेपर आप देख लीजिए, 6 पेपर अभी तक हो चुके हैं। 6 पेपर्स में मैं आपको कहना चाह रहा हूं, हर पेपर के अंदर एक पेपर जो है वो एमपीपीएससी का है। दूसरे पेपर्स में लगभग 70% सवाल मैं खुद बनाता हूं, 30% सवाल बने हुए लेता हूं, ठीक है ना, कहीं से उठा लेता हूं और उसमें डालता हूं, सही बात तो है। 70% 80% सवाल लगभग मैं खुद बनाकर एक सवाल लेता। आप वो पेपर देखोगे तो पता चल जाएगा पेपर बनाया हुआ है या कहीं से कॉपी करके डाला हुआ। मेरा पेपर भले ही कहीं कॉपी हो जाए, मेरे सवाल बनाए हुए मेरे ही हैं, आज से बनाता हूं बैठ के आराम से, फिर बैठ के टाइप करा के उसको पेपर डालता हूं। ये आप देख सकते हैं, ये कोई आप देखेंगे तभी पता चलेगा, ऐसे ही तो अब मैं कह रहा हूं और आप मान लें, ऐसा कुछ नहीं। ये मानने की, ये तो केवल मैंने आपसे किसी कही जाए, आप हर चीज को बहुत गहराई से देख लें, परख लें, फिर पढ़ें। अभी एंजॉय करते हुए पढ़िए, जिस टॉपिक पर ज्यादा जोर देना है उसी पर ज्यादा दीजिए, जिस पर कम जोर देना है उस पर कम दीजिए। जैसे रमा बावी कर कम दोगे तो चल जाएगा, जैसे मान लीजिए सैयद अहमद खान पर है, इकबाल पर है, यदि आपने थोड़ा थोड़ा भी बातें जानकारी रखोगे तो काम चल जाएगा। मगर अंबेडकर है, गांधी है, नेहरू है, अरविंदो है, इन पर आपने कम जोर दिया तो काम गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि
ये भी बहुत जरूरी बात है, क्या पढ़ना चाहता है। वेस्टर्न थॉट में आप प्लेटो है, एरिस्टोटल है, बहुत गहराई से देखना पड़ेगा, मगर बीच में फायरबॉक है वगैरह है, ये आगे एक्विनस है, नॉर्मल चल जाएगा, नॉर्मल चल जाएगा। सिसरो है, नॉर्मल चल जाएगा। पॉलीबियस है, ऐसे नॉर्मल चल जाएगा। 12 टेबल जैसी चीजों को देख लो, काम चल जाता है। मगर किसको ज्यादा गहराई से है, किसको कम है, ये आपको पहले से ध्यान रखना पड़ेगा। यूं नहीं कई बार लेके सिसरो लेके बैठ जाओ 2-2 घंटे और प्लेटो भी 2 घंटे, फिर तो आपके वो पाडो पाडी एक भाव कहते हैं ना, वो बात हो गई है ना, वो बात नहीं चलती। नॉलेज में डिक्टेटरशिप चलती है, वहाँ आपको मानक तय करना पड़ता है कि इसकी वैल्यू कितनी है। वैल्यू पर उसको, जितनी उसकी वैल्यू है उतना ही आपको उसको अपने नजदीक रखना पड़ेगा, तब काम चलेगा। ये बहुत जरूरी बातें हैं। मेरा आज विचार हुआ, मेरे दिमाग में आया कि स्टूडेंट मेरे से लगातार सवाल पूछ रहे थे, तो मैंने ये बात सोची कि क्यों नहीं आपसे सीधी बात कर ली जाए और एक सीधा यूट्यूब पे बात कर ली जाए आपसे, ताकि आपको पता रहे कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। आराम से मेहनत करिए, और मैं आपको बता दूं, जहां से आप 1 गिनना शुरू करोगे वहीं से गिनती शुरू होगी। आप आपके भविष्य के निर्धारक खुद हैं। आपको डिसाइड करना है कि मुझे कितना और कितनी गहराई से कैसे पढ़ना है। हौसला रखो, 2 चीजें पूरी तरीके से ध्यान रखो। एक तो अपने बच्चों से प्यार करो, और दूसरा आपके माँ बाप से आप प्यार करो। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। बाकी कुछ भी जरूरी नहीं होता है जिंदगी में, बाकी चीजें सब नॉर्मल चलती है। जिंदगी के आप उनसे प्यार करते हैं, इसलिए उनके सामने बैठकर आप सपने देखिए। आपके सपने बहुत ऊंचे होंगे, क्योंकि माँ बाप के सामने आप जो सोचोगे वो आपको लगेगा कि इन आँखों को, यदि मैंने सपना, जो इनकी आंखों में जो पानी है, इसको खुशी दे दी तो कितनी खुशी होगी। और यदि इन बच्चों के लिए मैंने इतना कर दिया जो मेरे हैं, लगेंगे कि देखो पापा, देखो प्रोफेसर बन गए, तो कितनी खुशी होगी, वो आप सोचिए। बाकी देखो, खुश होने वाले कम लोग हैं और टेंशन में रहने वाले ज़्यादा लोग हैं। मैं तो एक ही चीज़ मानता हूँ, मैं खुश रहता हूँ, हर वक्त मैं मस्त रहने वाला आदमी हूँ। और मैं तो कहता हूँ आप भी मस्त रहिए। टेंशन से कुछ नहीं, दबाव कहीं भी होना ही नहीं चाहिए। आराम से रहें, आवश्यकताओं को कम रखें, जितना आप दोस्ती हैं उसको लिमिटेड रखें। अपने लोगों का, जो आपके काम की चीज़ें, जो आपके लिए उपयोगी हैं, वही दोस्त हो, वही किताब हो, वही पेन हो, वही आपके फ़ोन में ऐप हो, तो ये आपका काम ठीक होगा। अन्यथा विद्यार्थियों, टेक्नोलॉजी का टाइम है, इसके असर गलत भी है और इसके असर सही भी हैं, जो आपको देखना है। किसी ने कहा है, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमां नहीं मिलता। मिलने को तो यूं बहुत कुछ मिल जाता है, मगर किसी से दिल तो कोई दिल से नहीं मिलता। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, थैंक यू।